एकदम आप फ्रंट रो घेरे हुए हैं। नमस्कार मित्रों, आदरणीय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी से आपका भली भांति परिचित हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और आज हमारे साथ में पार्टी के नव नियुक्त प्रवक्ता कैप्टन अभिमन्यु हरियाणा से आते हैं। प्रदेश में 2 बार महामंत्री रहे हैं और पिछली हमारी राष्ट्रीय टीम में कैप्टन अभिमन्यु जी पर राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी थी और अब माननीय राजनाथ सिंह जी ने उनको प्रवक्ता पद की जिम्मेदारी दी है। छोटा सा परिचय था। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी से मैं आग्रह करूंगा कि सर प्रेस की शुरुआत करें। पिछले दिनों प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने बार बार ये दोहराया है कि वो देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए आर्थिक सुधार बहुत जोर शोर से लागू करेंगे और उन सुधारों की कोई रूपरेखा उन्होंने बहुत विस्तार से तो नहीं बताई, लेकिन जो कुछ वो अब कर रहे हैं उससे ये समझ में आ रहा है कि सुधारों का जो रास्ता उन्होंने अख्तियार किया है उस पर अनेक अर्थशास्त्रियों ने, राजनीतिक पार्टियों ने और आर्थिक और सामाजिक समूहों ने प्रश्न चिन्ह लगाए। उदाहरण के लिए जो सरकार इस समय अपने सुधार का एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन कर रही है, उसके लिए प्रधानमंत्री जी जर्मनी और ब्रुसेल्स में होने वाले वार्ता में बहुत जोर शोर से भाग ले रहे हैं और वो बिना संसद को भरोसे में लिए, बिना इस देश के सभी भागीदारों, स्टेक होल्डर्स से बात किए, वो यूरोपियन यूनियन से मुक्त व्यापार समझौता वार्ता करने के लिए गए हुए हैं या जाने वाले हैं। हाँ, तो पहले जर्मनी जाएंगे, वहां से ब्रुसेल्स जाएंगे। अब ये एक उनका सुधार का रास्ता है। देश की अर्थव्यवस्था वैसे ही पीलियाग्रस्त है, ब्लीड कर रही है। अब उसमें जो ये नया एक और सुधार का इंजेक्शन देने जा रहे हैं, उससे ये अर्थव्यवस्था और दुर्बल होगी, कमजोर होगी और देश के हितों के विपरीत होगी। ये केवल कोई विचारधाराओं का सवाल नहीं, उनके बावजूद भी कोई लेफ्टिस्ट हो सकता है, कोई समाजवादी हो सकता है, कोई कैपिटलिस्ट हो सकता है, कोई बिना विचार का भी हो सकता है, लेकिन जो देश के हित हैं, जो मेरिट है, उसके आधार पर हम विचार करना चाहते हैं। तो ये जो अभी समझौते की रूपरेखा जो सुनने में आई है, इन्होंने बताई नहीं है किन शर्तों पर समझौता करेंगे, उसका कोई खुलासा नहीं किया है, संसद को नहीं बताया है, कमेटियों को नहीं बताया है, बहस तो सवाल ही नहीं है उस पर होने की। लेकिन जो कुछ छन के समाचार आ रहे हैं वो बहुत अच्छे नहीं है, बल्कि देश की आर्थिक व्यवस्था को खराब करने वाले हैं। इस सरकार ने बहुत सारे एफटीएस किए हुए हैं और दुनिया भर में 350-400 के लगभग मुक्त व्यापार समझौते हुए हैं, लेकिन
ये बात देखने की है कि वो समझौते बराबरी के देशों में हैं या एक बड़ी अर्थव्यवस्था वाले तथाकथित विकसित देश में और एक कमजोर अर्थव्यवस्था वाले, जैसे आप आजकल विकासशील बोलते हैं, डेवलपिंग कंट्री कहते हैं, उसके बीच में। अंकटाड की एक रिपोर्ट है, वो ये कहती है कि ये जो ऐसे समझौते हैं, मैं पढ़ के सुनाता हूं उस वाक्य को, द गेन्स फॉर डेवलपिंग कंट्रीज फ्रॉम इंप्रूव्ड मार्केट एक्सेस थ्रू FTAs are not guaranteed and may be short-lived, but the loss of policy space is certain. ये जरूरी नहीं है कि ऐसे समझौतों में जो धनी और गरीब देशों के बीच में होते हैं, मुक्त व्यापार समझौते, उसमें कोई फायदा हो ही गरीब देश का, लेकिन अगर है भी तो वो बहुत अल्पजीवी होगा, वो बहुत दिनों तक टिकने वाला नहीं है। उसके बावजूद अगर टिक भी गया थोड़ा बहुत, तो जो पॉलिसी स्पेस है, माने जो वो गरीब देश है, वो अपनी नीतियों के निर्धारण में, अपने कानून बनाने के मामले में जो उसका अधिकार था, जो उसकी स्वायत्तता थी, जो उसका स्पेस था, वो खत्म हो जाता है। मैं आगे बताऊंगा अभी कैसे खत्म हो जाता है, लेकिन ये अंकटाड की स्वयं की रिपोर्ट है जो सावधान कर रहा है कि ऐसे समझौते कैसे करने चाहिए। अब आप देखिए कि होगा क्या जब ये FTA की जो शर्त हम सुन रहे हैं, उसमें जो खेती वाले मामले हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शंस हैं, वो हमारे लिए बहुत मुसीबत तलब होंगे, उसके क्षेत्र के समझौते, क्योंकि हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं खेती का सामान, कृषि उत्पाद, और जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, उसके आधार पर देखा जाए तो ये पता लगेगा कि हमारा जो ये एक्सपोर्ट है, इसकी तादाद ये है कि 69% जो हमारे एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट हैं और 65% जो हमारे नॉन एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट हैं, वो यूरोपियन मार्केट्स में बिना ड्यूटी के आज भी मौजूद हैं। उन पर या तो ड्यूटी है ही नहीं या है तो बहुत कम है। तो इतनी बड़ी मात्रा में हमको वहां से फायदा मिला ही हुआ है, और उनका जो एक्सपोर्ट हमारे यहाँ आ रहा है अभी तक, उसमें 6% हमारा इंपोर्ट जो उनसे होता है उस पर ड्यूटी लगती। तो एक तरह से हम उनके लिए तो ज्यादा फायदा देंगे ना, क्योंकि उनका 94% हम खोल देंगे और हमारा बहुत थोड़ा खुलेगा। तो ये इस बारे में बहुत गहराई से समझने की जरूरत है कि इसका बुनियादी फायदा उन्हें मिलेगा और स्थायी रूप में मिलता रहेगा, क्योंकि उनका एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बहुत सस्ता होता है सब्सिडीज के उसमें। मेरा सवाल यह है कि क्या सरकार यूरोपियन यूनियन से और उनके देशों से ये इस बारे में आग्रह करेगी, आवाज उठाएगी और उन्हें मजबूर करेगी कि वो अपने यहाँ के अनाज को, अपने यहाँ के इन प्रोडक्शन को जो सब्सिडी देती है उसे घटाए, अन्यथा तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगा। वो बहुत बड़ी मात्रा में सब्सिडी देते हैं, एग्रीकल्चर में भी, डेयरी फार्मिंग में भी। डेनमार्क जैसे देश में डेयरी फार्मिंग में बेहिसाब सब्सिडी है, इंग्लैंड में सब्सिडी है, घोड़ा पालन करने में सब्सिडी है, वहां के राज खानदान को मिलियंस ऑफ पाउंड्स हर साल घोड़ा पालने के लिए सब्सिडी मिलती है। डेनमार्क में गाय पालने के लिए दूध वाले लोगों को बिलियंस ऑफ डॉलर्स की सब्सिडी मिलती है, अनाज के लिए सब्सिडी मिलती है। तो हाईली सब्सिडाइज्ड अनाज वो खुल जाएगा, जो आज केवल 6% खुला हुआ है वो कल 100% हो जाएगा। अब इस में हमारा जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है वो कहां टिकेगा, हमारा डेयरी प्रोडक्शन कहां टिकेगा। दूसरा सवाल यह है कि क्या सरकार ने इस बारे में भी बात की है कि नहीं कि फाइटोसैनिटरी कंडीशंस, अर्थात आप खेती के बीज, खाद, कीटनाशक इत्यादि से संबंध जो प्रतिबंध हैं उनके बारे में क्या करेंगे। वो ये कह सकते हैं और कहते रहे अभी तक कि हम भारत का ये फल नहीं लेंगे क्योंकि ये फाइटोसैनिटरी कंडीशंस ठीक नहीं है, जहां ये पैदा हुआ
वहां का एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, वहां सैनिटरी कंडीशंस ठीक नहीं है, उसके आसपास बड़ी बदबू थी, वो किसी गांव के कूड़ा घर के पास पैदा हुआ है ये पेड़, इसलिए हम नहीं लेंगे। इसमें जो कीटनाशक डाला गया है उसका प्रमाण पत्र लाइए, कहां से डाला गया है, कितना डाला गया है। ये हमारे यहाँ के किसान के लिए या किसी भी गरीब देश के किसान के लिए संभव नहीं होता है। तो सवाल यह है कि ये बुनियादी बात हमारे देश की कृषि और डेयरी फार्मिंग के लिए जबरदस्त खतरा है। हम ये जानना चाहते हैं कि सरकार ने इस बारे में क्या एहतियात बरता है, क्या शर्तें दी हैं, क्या टर्म्स ऑफर किए हैं, क्योंकि एक बार ये अगर हो गया तो फिर वहां के बने हुए पोल्ट्री अंडे आएंगे, चीनी भी आएगी, गेहूं भी आएगा, और ये आप जो कन्फेक्शनरी कहते हैं, बढ़िया बिस्कुट और बहुत च्युइंगम्स और पता नहीं कितने प्रकार के जैम्स, ये सब आने शुरू हो जाएंगे। ऑयल सीड्स, प्लांटेशन प्रोडक्ट्स एंड फिशरीज, ये सब सामान इसमें आपको उन्मुक्त व्यापार के अंतर्गत फ्री ऑफ ड्यूटी लेना पड़ेगा। इसलिए वो भारतीय व्यापार से compete करने में उनको कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सुविधा से आपको आउट ऑफ द मार्केट कर देंगे। ये बात ध्यान देने की है कि फूड ये ह्यूमन राइट, जीवन रहने के अधिकार की वजह से फूड और मेडिसिन ये राइट टू लिव फंडामेंटल राइट्स में आता है। स्वास्थ्य और इलाज, उसके लिए दवाई और जीवित रहने के लिए भोजन, ये फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक्सेप्टेड हैं। लेकिन अगर ये स्थिति हुई तो आपकी दवाइयों पर क्या हाल होगा, ये भी आपने देखा, एक ही दवाई में कितना फर्क था। तो ये हमारे सारे देश के लिए स्वास्थ्य और भोजन, इस दोनों के लिए भारी खतरा पैदा करेगा। इसलिए हम ये पूछना चाहते हैं कि भाई ये सरकार किन शर्तों पर कर रही है, क्यों नहीं शर्तें खुलासा करती है। क्या जरूरी है कि हम यूरोपियन यूनियन के इस व्यापार को अपने यहां लाकर उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारें और अपने यहां के किसान को, अपने यहां के डेयरी फार्मर को और अपने यहां के गरीब बीमार को हम उनकी मोहताज बनाकर छोड़ दें? ये नीति ठीक नहीं है। फिर एक और क्षेत्र है जिसमें दिक्कत होगी और वो है प्रोक्योरमेंट। आज हमारी सरकार ने प्रोक्योरमेंट के लिए कुछ नियम बनाए हुए हैं। कुछ चीजें आप एसएमई से प्रोक्योर करके लेते हैं, कुछ आप शेड्यूल कास्ट और ऐसी सेल्फ हेल्प ग्रुप से बनी हुई, विमेन्स ग्रुप से बनी हुई चीजों से लेते हैं। एक प्रोक्योरमेंट का आपने निश्चित मात्रा में रखा हुआ है और इससे वहां हमारे एसएमईज को और ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, कुटीर उद्योग को बढ़ावा मिलता है, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहती है। मगर प्रोक्योरमेंट में अगर वो आ गए तो फिर कैसे आप उनसे compete करेंगे? क्वालिटी के सवाल वो उठाएंगे और फिर टेंडर्स अगर होंगे तो वो तो हर तरह से, क्योंकि उनके पास आर्थिक शक्ति है, आपको प्रोक्योरमेंट के एरिया से बाहर कर देंगे। और अगर आपने ये किया तो और कुछ हो या ना हो, रेलवे के स्टेशन पर तो जितनी कैंटीन्स होंगी वो सब की सब तो इमीडिएटली बाहर चली जाएंगी, ठेके आएंगे, बिडिंग्स होंगी। ऐसी तमाम ऐसी धाराएं उसके अंदर अगर हैं तो ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। फिर प्रोक्योरमेंट में एसएमई से बने हुए सामान का सवाल है, वो कहां जाएंगे, वो कैसे compete करेंगे? इन सब बातों पर सरकार ने कोई ध्यान दिया ही नहीं है और इसीलिए हम चाहते थे कि इस पर लंबी बहस होनी चाहिए, इसके हर स्टेक होल्डर से बात होनी चाहिए, उसको क्या कठिनाइयां आएंगी और उसका क्या समाधान होगा, इसके बारे में पहले फैसले होने चाहिए, मगर इन्होंने नहीं किया। फिर इसके बाद आप ये ट्रेड डेफिसिट जो हमारा यूरोपियन यूनियन से था वो 2001 में 3,309 मिलियन यूएस डॉलर था और ये अब बताया जा रहा है कि ये बढ़ जाएगा क्योंकि उनका सामान हम ज्यादा इंपोर्ट करेंगे तो नेचुरली ट्रेड डेफिसिट हमारा और अधिक बढ़ेगा। अगर थोड़ा बहुत मुनाफा होगा तो वो हमें गारमेंट्स में और लेदर में होगा। लेकिन अब कैलकुलेशंस ये बता रहे हैं कि
यूएस गेन, जो ईयू का गेन होगा वो $947 मिलियन का होगा, जो आज $3,309 मिलियन, करीब करीब दुगने से ज्यादा हो। हमारा नहीं होता है, दिक्कत ये। इसी तरह से आप देखेंगे कि जो एक और खतरनाक बात है वो ये कि ये इन्वेस्टमेंट से भी लिंक हो। ट्रेड इज बीइंग लिंक टू इन्वेस्टमेंट। हमेशा ट्रेड और इन्वेस्टमेंट ये दोनों अगर लिंक कर दिए जाते हैं तो ट्रेड को प्रभावित करेगा इन्वेस्टमेंट, और इसलिए इन्वेस्टमेंट को ट्रेड के साथ जोड़ने में हमेशा जिसकी इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटी ज्यादा होती है उसको फायदा होता है। इसी तरह से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पर भी ईयू बहुत जोर लगा रही है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में भी जो डब्ल्यूटीओ की शर्तें हैं, अगर हम वहीं तक रहें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन दे वांट टू अस टू गो टू बियॉन्ड डब्ल्यूटीओ। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट को ट्रेड से लिंक कर रहे हैं। आपको यह सामान अगर खरीदना है तो एफडीआई वहां लाना है, अगर आपको एफडीआई लेना है तो आपको यह सामान खरीदना है। ये जो शर्तें हैं ये बहुत खतरनाक शर्तें हैं। दूसरी सबसे बड़ी जो चिंता की बात है वो ये है कि हेल्थ और एग्रीकल्चर ये तो दोनों स्टेट सब्जेक्ट्स हैं। अगर ईयू से केंद्र सरकार सीधे सीधे समझौता कर रही है तो ये तो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर पर भी आघात है। स्टेट्स गवर्नमेंट से उन्होंने कोई चर्चा ही नहीं की है, उनसे सलाह ही नहीं ली है, संसद में बहस नहीं की है, नेगोशिएटिंग टेक्स्ट बताए नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्टैंडिंग कमेटी कॉमर्स की इसी मुद्दे पर विचार कर रही है, और मैंने देखा है वहां जो लोगों ने रिप्रेजेंटेशंस दिए, कम से कम भी 300-400 पेजेस के रिप्रेजेंटेशंस हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने अलग दिया है, फार्मर्स का अलग है, ट्रेडर्स का अलग है, मेडिसिन वालों का अलग है। सर उस पर कमेटी विचार कर रही है, कल इनकी मीटिंग होने वाली है, लेकिन बिना उनके सुविचारित मंतव्य को ध्यान में रखे हुए द गवर्नमेंट इज प्रोसीडेड, प्राइम मिनिस्टर हैज गॉन देयर। ये क्या जल्दी है इस बात की? क्या ये रोड मैप है सुधार का? क्या हम देश की अर्थव्यवस्था को केवल इस तरह के एफटीएस के द्वारा सुधारेंगे, या इस देश की अपनी आर्थिक वाइटैलिटी, इसकी ऊर्जा को, इसकी क्षमताओं का विकास करेंगे? ये गहरे सवाल जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ बिना विचार किए हुए ये सरकार देश के ऊपर एक अन्यायपूर्ण समझौता लादने की तरफ बढ़ रही है। हम इसको चेतावनी देना चाहते हैं कि ये मत कीजिए, ये गलत है। और इसलिए हमने मांग की है आज कि एक तो पहले इस जो बजट सत्र का बाकी हिस्सा बचा है उसमें सारे एफटीएस पर, सारे मुक्त व्यापार समझौतों पर, और विशेषकर जो ईयू से होने जा रहे हैं उसके बारे में खुली बहस होनी चाहिए। दूसरा, जो कुछ आपने निगोशिएशन की, वार्ता की जो शर्तें रखी हैं, जो टर्म्स कंडीशंस हैं, वो खुलासा कीजिए दस्तखत करने से पहले, और ये बताइए कि क्या आपने इन शर्तों का इंपैक्ट क्या होगा उसका कोई असेसमेंट करवाया है? जैसे अंकटाड ने तो अपना असेसमेंट करा के दे दिया कि इसका नुकसान होगा, और मैंने देखा है कि ऐसी अनेक एक्सपर्ट ओपिनियंस हैं जिन्होंने विभिन्न देशों में जो ईयू से हुआ है, मेक्सिको से क्या हुआ है, चिली से क्या हुआ है, उसका असेसमेंट करके दिया है कि चिली को कितना नुकसान हुआ है और ईयू को कितना फायदा हुआ है, मेक्सिको को कितना नुकसान हुआ है, ईयू को कितना फायदा हुआ है। तो आपने क्या कोई भारत से होने वाले इस समझौते का या जिन देशों से आपके हो चुके हैं उनके इंपैक्ट असेसमेंट कराए हैं कि हमारे व्यापार पर क्या असर पड़ा है? बहुत दिनों से जो हमारे आसियान से या और आस पड़ोस के देशों से हुए हैं उनके इंपैक्ट जो जनता पर उसका प्रभाव पड़ रहा है वो तो बहुत अच्छा नहीं है, उसके काफी दुष्परिणाम मिल रहे हैं, और लोग बहुत सी बड़ी मात्रा में कुछ चीजों की महंगाई
इसीलिए बढ़ी है, और कुछ चीजों के हमारे उत्पादन इसीलिए घटे। मैंने भी उसका अध्ययन किया था जब मैं कॉमर्स का चेयरमैन था कमेटी का। तो ये एक बहुत देश की अर्थव्यवस्था के विकास और इसके भविष्य के साथ जुड़ा हुआ गहरा सवाल है। इंपैक्ट असेसमेंट तो जरूर होना चाहिए। फिर दूसरा यह है कि जब तक सारे स्टेक होल्डर्स से, किसानों से, डेयरी फार्मर्स से, एसएमईज से, सेल्फ हेल्प ग्रुप से, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से और बड़ी इंडस्ट्रीज से, इन सब के साथ जब तक पूरी बात न हो जाए, उनके विचार आप न सुन लें, पॉलिटिकल पार्टी से, स्टेट गवर्नमेंट से, इन सब के साथ गंभीर चर्चा करने के बाद आप आगे बढ़िए, कॉन्सेंसस बनाकर आगे बढ़िए। हम इंटरनेशनल ट्रेड के विरोधी नहीं है, ट्रेड एग्रीमेंट्स के भी विरोधी नहीं है। हम तो WTO के सदस्य हैं, तो इसलिए मल्टीलेटरल ट्रीटीज भी होंगी, बायलेटरल ट्रीटीज भी होंगी, लेकिन वो उसकी हद के अंदर होनी चाहिए और देश के हित में होनी चाहिए, देश के हित को नुकसान पहुंचा के नहीं होनी चाहिए। इसलिए एक पॉलिटिकल कॉन्सेंसस बनाना जरूरी है, और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके ऊपर क्या इंपैक्ट होगा और उसको दूर करने के लिए, उससे बचने के लिए आप क्या उपाय करेंगे, ट्रीटी की शर्तें कैसे रखेंगे, इसके बाद आप वहां जाइए दस्तखत करने के लिए। साथ ही साथ कोई शर्त ऐसी नहीं होनी चाहिए जो हमारे देश के किसान, डेयरी फार्मर, छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग, छोटा व्यापारी, प्रोक्योरमेंट का जहां सवाल आता है, उसके हितों पर आघात करने वाला कोई समझौते में कोई किसी प्रकार का प्रावधान नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो भी ऐसे समझौते हैं जो देश के पॉलिसी स्पेस को नियमित करते हैं, यानी हमारी कानून बनाने की जो सॉवरेंटी है उसको जो प्रतिबंधित करते हैं, वो या जो हमारे मौलिक अधिकारों को जैसे स्वास्थ्य और भोजन है उसके ऊपर आघात करते हैं, और या जो हमारी फेडरल स्ट्रक्चर की, जो हमारे देश के संविधान का बेसिक फीचर है, उस पर आघात करते हैं, ऐसे सारे समझौते बिना पार्लियामेंट की स्क्रूटनी के नहीं होने चाहिए। और इस मामले को हम अब संसद में भी उठाएंगे, और बार बार हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि इन समझौतों पर, इन शर्तों को जनता के सामने रखे हुए बगैर आप संविधान के इस प्रावधान का कि संधियां एग्जीक्यूटिव खाली कर सकती है, नाजायज फायदा ना उठाए। और इसलिए मैं समझता हूं कि अब समय आ गया है कि ये बात की जानी चाहिए कि संविधान में वो संशोधन किया जाए कि वो सारी संधियां जो देश की सॉवरेंटी पर, फंडामेंटल राइट्स पर, फेडरल स्ट्रक्चर पर किसी तरह से भी आघात करती हो, वो बिना पार्लियामेंट की स्वीकृति के, बिना मंजूरी के, बिना रेटिफिकेशन के दस्तखत नहीं होने चाहिए। ये है, ये बटवा दें। हाँ, एनी क्वेश्चन? During the NDA period also, lots of FTAs were signed between the Indian government and the other countries. But at that time, I don't think you had any objections as such. No, we were the government. We did it, but we did not impinge upon any such rights. Most of them were the bilateral treaties, जिसमें इस बात के बारे में पूरा ध्यान रखा गया कि ऐसे शर्तें नहीं होनी चाहिए। हम इसके खिलाफ नहीं है, FTAs तो होंगे, समझौते होंगे, बायलेटरल ट्रीटीज होंगी, BIPTA होंगे, जो बहुत से प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट की ट्रीटीज होते हैं, सब होंगे, बट दे शुड बी इन द नेशनल इंटरेस्ट। उससे देश के हितों पर आघात नहीं होना चाहिए। So you're concerned with the EU FTA? नहीं, हमने बहुतों से किए हैं, बट You are now particularly concerned with the FTA? बिकॉज EU से साथ बात हो रही है, 15-16 को दे आर नेगोशिएटिंग विद इट, देयरफॉर इट इज। अदरवाइज मैंने शुरू में कहा कि उन सारे समझौतों को जो हुए आज तक, हमने जो किए वो भी खोल के रख दीजिए पार्लियामेंट के सामने, अगर उसमें गलती है तो उसको भी सुधारिए। लेकिन वंस यू एंटर इनटू सच कंडीशंस व्हिच डू नॉट अलाउ यू टू रिव्यू, गड़बड़ हो जाएगी। पॉलिसी स्पेस आपके हाथ में रहना चाहिए। दुबे जी, आपका सवाल। हाँ, साहब, ये यूरोपियन यूनियन आर्थिक मंदी से बुरी तरह त्रस्त है और कई देशों की इकोनॉमी ध्वस्त होने के कगार पर है। ऐसे में क्या मनमोहन सिंह इस समझौते को करके उनको नया जीवन दान देना चाह रहे हैं? मैंने तो कहा है ना
कि वो अगर जीवन दान दें उनको तो बड़ा अच्छा है विश्व बंधुत्व के आधार पर, लेकिन भारत के किसान, दूध वाले और छोटे उद्योगपति और छोटे व्यापारी को मार के न करें। हमें पूरे विश्व के साथ सहानुभूति है और हमारा अनुरोध तो ये है कि वो ये दुनिया को बताएं कि भाई आपकी जो गलत नीतियां हैं उनको अब बंद करो और हमें मजबूर मत करो उन्हीं नीतियों पर चलने के लिए। लेट अस हैव ए न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर। ये बात करें तो बहुत अच्छा होगा। विपक्ष तो डेमोक्रेटिक जो भी रास्ते हैं उसका विरोध करने का वही करेगा और उसके बाद फिर आप जानते हैं कि एक ही रास्ता है चुनाव के समय सरकार को हटाने का, वो हटा देंगे मुझसे। Well, we will see to it that how and what measures are to be taken. But the question is first, the government should come clean कर क्या रहे हैं? At least they must come openly कि भाई हम ये कर रहे हैं, तब उस पर सोचेंगे। अभी तो वो ये बोलते ही नहीं है क्या? No, I would say every possibility is there in a democratic government. There are many others who are also saying that they are thinking of bringing some sort of motion. There can be a cut motion. There can be anything. नहीं, मैं कह रहा हूँ, आई एम सेइंग व्हेन यू सेड ना कि एक मौका आ सकता है, मैंने कहा मौका कट मोशन में भी आ सकता है, मौका बहुत जगह आ सकता है। दिस व्हाट आई एम सेइंग। हाँ, लास्ट में पीछे आप ये दूसरा सवाल आपका सवाल होगा, एक पीछे सवाल ले लेते हैं, उसके बाद आपका सेकंड राउंड। बाद में पहले आपका एक हो चुका है। अरे आपका एक हो चुका है, पहले पीछे कर ले। सर रिपीट, जोर से बोले। No, the finalization will take place in Brussels. Germany is one part of it. You see, there are two things. One is the negotiations with Germany on other issues also. But the major part of the EU would be finalized in Brussels. लेकिन हमें खतरा है, जर्मनी बीइंग वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इकोनॉमिक फैक्टर इन ईयू, ये जो भी कुछ फायदे होंगे उस सबका फायदा जर्मनी, फ्रांस, इन सब लोगों को ज्यादा मिलेगा। ग्रीस या किसी सर्बिया को या इन लोगों को तो नहीं मिलेगा उतना फायदा। तो बेसिकली इन 5-7 बड़े कंपोनेंट्स को ही जो ईयू के हैं उनको फायदा मिलने वाला है। मैंने कहा भैया अभी के एवरीथिंग शुड बी स्क्रूटिनाइज थ्रू पार्लियामेंट। इसका मतलब ही है कि ये व्यवस्था करो कानून में। हमने तो कहा है कि जो पिछली बार भी कहा था जब ये बहस हो रही थी इसमें न्यूक्लियर के बारे में, तब भी हमने कहा था कि ये होना चाहिए। अरे भैया वही तो कहा था कि हम फिर हमारी सरकार आप लाइए, फिर देखिए क्या क्या करते हैं, यही नहीं बहुत कुछ परिवर्तन कर देंगे। थैंक यू। अरे यार इस समय बहुत बड़े सवाल है, इसी से संबंधित सवाल पूछे। कहाँ आ गए ये बतियां तनी सुरती। Similar thing has happened now. BJP leaders Rajnath Singh, Arun Jaitley and Sushma Swaraj supposed to They have used some company's service, and that company might have had an aircraft taken from somebody. How do we know about it? We have not asked Shahid Balwa to supply any. आनंद जी आपका सवाल है। यही सवाल हिंदी में है कि जब शरद पवार ने यूज किया था तो लोगों ने ब्लेम किया था कि शायद बल्ला सवाल यह है कि किसी कंपनी के थ्रू कोई हवाई जहाज हम ले रहे हैं, वो कंपनी कहां से लाई है हवाई जहाज ये हम नहीं जानते, और एक है कि हम शाहिद बलवा से डायरेक्ट हवाई जहाज लें, इन दोनों में फर्क। ऐश्वर्या हो गया, आनंद आपका सवाल हो गया, प्लीज ऐश्वर्या आपका सवाल। So both Kamal Sahai along with his brother, sir, they went in
and in those specific rooms, so while all of them were present. I haven't seen that. Let me see. I don't know about this. Let me see it first, then I will comment. रविंद्र जी आपका सवाल लास्ट बस। सबसे हट के जैसे से बिल्कुल सवाल है। ममता बनर्जी जी कल हाँ। एक प्रदेश के मुख्यमंत्री योजना आयोग में जाती है एनुअल प्लान के लिए, वहाँ पर डेमोस्ट्रेशन होता है दिल्ली से लीडरशिप से, उन्हीं को से हाथापाई होती है, चोट लगता है और पीएम और सेकंड से अपनी मुलाकात को कैंसिल कर देते हैं। पूरे घटना को किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये जो राजनीति में इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, ये निंदनीय है। और कम से कम दिल्ली में जहां प्रधानमंत्री के कार्यालय में एक मुख्यमंत्री जा रहा है, ये उसका अधिकार है जाने का, बात करने का। वहां अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो इनको कोई भी इनका किसी प्रकार से समर्थन नहीं कर सकता। और किसी भी मंत्री के आप कुर्ते फाड़ दें, ये कर दें, ये तो और भी गलत बात है। आपको अपना प्रोटेस्ट करना है, आप प्रोटेस्ट करिए शांतिपूर्ण ढंग से, यहां करिए, कलकत्ते में करिए, जहां चाहे वहां करिए, लेकिन ये हिंसा का आना ये ठीक नहीं है। और अगर ये प्रवृत्ति बढ़ी तो फिर ये जनतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए एक अशुभ संकेत होगा। थैंक यू। ठीक है। TMC workers are creating rampage in West Bengal, throughout West Bengal. Thank you. In protest against what happened to Mamata Banerjee yesterday. I've said violence in any form is not correct. थैंक यू वेरी मच। पीआई पर आपका पार्लियामेंट से बाहर कोऑर्डिनेशन लेफ्ट और दूसरे पार्टियों से रहा है, इस इशू पे क्या एक देखिए, जो हमें इस इशू पर जो भी साथ देगा, जो भी देश के हित में बात करेगा, उसका स्वागत है। और वो जो होता था, वो जो कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स था, उसके मंच पर होता था, वो बुलाते थे और हम सब लोग जाते थे। अगर वो बुलाएंगे तो मैं तो फिर भी जाऊंगा, और पूछ लेते हैं बाकी लोग भी जाएंगे या नहीं। लेकिन मेरी बात आज श्री शरद यादव जी से हुई थी, उन्होंने कहा कि वो अपने पार्टी के कार्यक्रमों में थोड़ा व्यस्त हैं, लेकिन वो पूरे तौर पर इस मामले में मेरा समर्थन करते हैं। यार अब कितना करोगे एफटीएफ? Going to conclude the negotiations, and the signature of the pact would just remain a formality to be done in Brussels. नहीं, मैंने कहा ना कि वो, मैंने बता दिया कि हो प्रोसेस यही है। पर जर्मनी चूंकि दे आर दी बिगेस्ट पार्टनर्स, इकोनॉमिक सारी जो वो है वहां की सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो तो जर्मनी में, तो इसलिए बात वहां हो रही है। और ज्यादा फायदा जर्मनी, फ्रांस इन्हीं देशों का होगा, डेनमार्क इन्हीं देशों का होगा। बहुत बहुत नहीं, धन्यवाद। खत्म हो गया तो क्या होगा? हम तो वार्न कर रहे हैं, पहले से ही कर रहे थे, आज लोगों को फिर चेतावनी दे रहे हैं कि खतरा आ गया, सिर पर सावधान हो जाओ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।